हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। आज ये वीकली करंट अफेयर्स का एपिसोड 17 है, यानी 17 एपिसोड। ऑलरेडी 16 एपिसोड हमने लॉन्च कर चुके हैं इसके। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आपको सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके वेरियस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स में बेनिफिशियल होंगे। आपके बहुत सारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में इस टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं, करंट अफेयर्स जो हम वीक में एक बार कवर करते हैं, जितने भी एक वीक में जो भी करंट अफेयर्स हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा भी हम एक स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो कि वेडनेसडे और थर्सडे को आती है। अगर वो आप नहीं देखते हैं तो जाके चैनल पे पड़े हैं बहुत सारे वीडियो, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जल्द ही हम कुछ और भी जो है वो ऐड करने वाले हैं चैनल के साथ, तो होप यू आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज शुरू करते हैं। एरिया 20 रैंकिंग, ये क्या है भाई? ARIIA, इसकी रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंदिरा रसोई योजना किस स्टेट में शुरू हुई है और इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और आम लोगों को कितना भी ज़्यादा इनसे लाभ होगा, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हम कवर करेंगे। गूगल कोरमो ऐप, ये क्या है गूगल कोरमो ऐप, इसके बारे में जानेंगे। ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL, अभी तक आप सुनते थे वीवो IPL, टाइटल स्पॉन्सर वीवो, इस तरह से आप सुनते थे। अभी वीवो का चाइना का बाइकआउट हुआ था तो वीवो हट गया, ड्रीम 11 आया है। ड्रीम 11 चाइनीज़ है या इंडियन है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। इसके अलावा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इंडिया की रैंक क्या है और अदर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड में रैंक में कौन आया है रैंकिंग में, ठीक है ना। उसके अलावा सप्लाई चेन रिलायंस इनिशिएटिव, ये क्या है और किन किन देशों ने इसके अंदर आए हैं, ऐड हुए हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि सारे आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएं। हालांकि हमारा वीडियो जो है वो 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है, लेकिन उसमें जितने भी एक सप्ताह में संडे मंडे ट्यूसडे जितने भी सप्ताह के अंदर करंट अफेयर्स आए होते हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे, उनको हम कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको कोई डाउट्स है सेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो है अभी आपको पता होगा लास्ट संडे 15 अगस्त है ना। तो उसके बाद में जो है वो एक न्यूज़ निकल के आई है वीक में, तो उसके बारे में बात करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नागरिकों की सामान्य स्वास्थ्य पहचान के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की। क्या है भाई? जैसे आपका अभी आपने आयुष्मान स्कीम आई थी, आयुष्मान भारत स्कीम आई थी, उसके अंदर में आपको कार्ड बनाना पड़ता था जाके और उसके अंदर में आपको फ्री इलाज मिलता था। तो इसी तरह से ये योजना भी है जो देखने को मिलेगी अलग अलग तरीके से। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इसका नाम रखा गया है, उसका आयुष्मान भारत रखा गया था। इसमें क्या होगा, आपका एक हेल्थ कार्ड बनेगा, एक यूनिक आईडी, जैसे आप आधार कार्ड लेके चलते हो उसी तरह से एक टाइप ऑफ हेल्थ कार्ड होगा, ठीक है। और आपकी सारी डिटेल उसमें होगी, ठीक है। मतलब सारी डिटेल उस कार्ड में डाल दी जाएगी। मतलब आपको कौन सी, आप जब से शुरू हुआ तो कितने टीके लगे, क्या बीमारियां थी आपको, अगर बीमारियां थी तो शुगर लेवल क्या है, और अगर आपने अलग अलग डॉक्टरों से जो दवाइयां ली हैं, अलग अलग डॉक्टरों को दिखाया है, आपके बॉडी में कितनी जगह पे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, सब क्या क्या चीज़ों से मतलब मेरा मतलब कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो इन सब चीज़ों को क्लियर करके एक टाइप से उस कार्ड के अंदर एंटर किया जाएगा, ताकि आप कहीं भी अब इलाज कराने जाओगे तो आप उस डॉक्टर को समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं कि आप खांसी जुकाम होता है तो आप जाते हो बोलते हो डॉक्टर साहब खांसी जुकाम है, तो आपको नॉर्मल दवा दे देता है, ठीक है। और वो कई बार सही भी हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि और सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर डॉक्टर देख रखेगा तो क्या होगा कि आपको जो है वो अलग अलग चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर जो है वो ID कार्ड का नंबर एंटर करेगा और आपकी सारी डिटेल देख के उस हिसाब से आपको दवा दे देगा, इस टाइप से होगा। ये द प्रिंट की न्यूज़ है जो इसको कवर किया गया है, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं। ये देखिए, इसमें दिखाया गया भारत 74वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाएगा। आपसे इस तरह एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, वो कब लॉन्च हुआ था? तो 15 अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। मिशन के तहत प्रत्येक भारतीय को एक विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान पत्र प्राप्त होगा। PM मोदी ने घोषणा में ऐसे समय में हुई जब देश में कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और PM मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 के 3 टीके विकसित कर रहा है जो सभी परीक्षणों के विभिन्न चरणों में है। तो इस टाइप की जो है वो अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के आई, शिकागो विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों में
एप्सिलिन दवा द्वारा शरीर में कोरोना वायरस फैलने से रोकने का दावा किया। मतलब वैक्सीन नहीं है, एक तरह की दवा है। वैक्सीन और दवा में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है, दवा जो है वो बनाई है। कौन सी? एप्सिलिन। इन्होंने बोला है कि एप्सिलिन नाम की दवा है जो कोरोना वायरस को रोकेगी। अभी एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था कि अलग अलग जो दवाइयाँ थी, अलग अलग कंपनी थी, वो बहुत सारी की तरह की दवाइयाँ जो है वो लॉन्च कर रही थी। इसी तरह रेमडेसिविर कंपनी, रेमडेसिविर दवा आई थी, फेविपिराविर आई थी, फिर उसके बाद सन फार्मा ने फ्लू गॉड करके निकाली थी, ठीक है ना। तो कोवी हॉल्ट करके एक ल्यूपिन कंपनी है, और उन्होंने भी जेनरिक दवा निकाली थी, ठीक है ना। ये जेनरिक दवा है, जेनरिक मेडिसिन है। जेनरिक मेडिसिन आपको नहीं पता है तो क्या होती है, तो आप ये समझिए कि जैसे 10 रुपए की कोई टैबलेट होती है बाहर में, ठीक है, तो भारत में उसका फॉर्मूला लाके उसको जेनरिक मेडिसिन वाली कैटेगरी में डाल के उसको ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है जो 10 रुपए की अफोर्ड नहीं कर सकते दवा, है ना। तो उनको 1 रुपये, 2 रुपये या 50 पैसे इस तरह से वो दवाओं का फॉर्मूला को तोड़ के, ठीक है ना, दवा वही होती है लेकिन फार्मूला उसका थोड़ा सा चेंज करके और उस दवा को एक जेनरिक दवा मेडिसिन के अंदर एक तरह से उस कैटेगरी में डाल के उसको निकाला जाता है ताकि वो दवा जो है आम लोग भी अफोर्ड कर सकें। तो इनको जेनरिक मेडिसिन एक टाइप से बोलते हैं। तो अलग अलग जो दवाइयाँ हैं, तो इन्होंने क्या किया है, शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बताया है कि मानव शरीर में कोरोना वायरस की को रोकथाम में, मतलब कोरोना वायरस की रोकथाम में ये दवा जो है वो बेनिफिशियल होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के सभी गांवों को 1000 दिन के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की घोषणा की है। देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी अंडमान निकोबार में भी ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी अंडमान निकोबार के लिए कि फाइबर क्या ऑप्टिकल केबल से, और एक राज्य भी बताया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से अपने राज्य की जगहों को जोड़ने की लिए एक स्कीम लाए। वो कौन है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप देखिए सारे वीडियोस नहीं देखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा लॉस हो सकता है, क्योंकि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके लाते हैं, और आप अगर इनके नोट्स बनाते चलोगे तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जाके वहाँ से आपको पीडीएफ ये सारी मिल जाएंगी, जितनी भी होंगी मैं वहाँ डालता रहता हूँ। इसके अलावा आपको डेली करंट अफेयर्स भी वहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके आप देख सकते हैं। चलिए तो इसमें क्या हुआ था, स्वतंत्रता दिवस, ये भी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी इसकी। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आगामी 1000 दिनों में, मतलब नेक्स्ट जो है वो 1000 दिन में क्या करेंगे, 6 लाख भारतीय गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाएगा, ताकि वहाँ पे भी डिजिटलाइजेशन एक तरह से हो सके और गाँव को एक तरह से डेवलपमेंट उसका अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि स्पीड आएगी तो भाई बहुत ज़्यादा गांव में यही होता है ना। कोई भी अगर काम करने वाला है, अगर वहाँ काम करने की कोशिश करता है तो एक नेट का इश्यू आता है कि वहाँ भाई स्पीड नहीं आ रही, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। तो इसलिए ये अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश को विकसित करने के लिए हर नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने में प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभाएगी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में दौरान पीएम ने यह भी घोषणा की अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को पनडुब्बी ऑप्टिकल केबल से जोड़ा जाएगा। मैंने बोला था अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन सारे आइलैंडों में भी ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिक्स समूह के देशों के एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र जो है वो आयोजित हो गया है। क्या है भाई ये, तो इसमें क्या किया गया है ये आप देख लीजिए। एंटी ड्रग वर्किंग चौथा सत्र वस्तुतः आयोजित किया गया था। सत्र में भारत, ब्राज़ील, रूस, चाइना, दक्षिण अफ्रीका जैसे सभी समूह के सभी सदस्य देशों ने भाग लिया था। समूह ने ड्रग अरोधी के सम्मेलनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं की पुष्टि की थी। बैठक में मादक पदार्थों को की तस्करी के लिए प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एक तरह से आप ये जो ड्रग बहुत ज़्यादा इलीगल तरीके से सप्लाई होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है देश के लोगों को अलग अलग। मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्रिक्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स आप एक तरह से देखिए RICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये जितने भी दो देश हैं, तो ये जो है वो ड्रग तस्करी को लेके इन्होंने भाग लिया था। अगर आपसे ये पूछेगा कि ब्रिक्स की चौथी जो एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप का चौथा सत्र था वो कहाँ हुआ था, रशिया में हुआ था। और इंडिया की तरफ से कौन गया था, तो इंडिया की तरफ से राकेश अस्थाना जी गए थे। अभी राकेश अस्थाना जी की मैं एक उनकी न्यू अपॉइंटमेंट हुई, एक तरह से प्रमोशन अभी हम मान सकते हैं, उनको नई अपॉइंट किया गया। क्या अपॉइंट किया गया है नया, मैं आपको बताऊँगा। राकेश अस्थाना ये इंडिया की तरफ से इस बैठक में मतलब गए क्या थे, ऑनलाइन हुई थी मीटिंग, ठीक है। और इसका आयोजन किसने किया था, तो रशिया ने किया था। चलिए सरकार एशियाई शेर व गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करेगी। क्या है भाई ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भी अनाउंसमेंट देखिए उसी दिन हुआ था 15 अगस्त के दिन, 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण के में कहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी की शानदार सफलता के बाद उनकी सरकार जल्द ही भारत के एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए भी एक परियोजना शुरू करेगी। क्या है भाई इसमें,
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही गंगा के डॉल्फिन के संरक्षण में के उद्देश्य से प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी शुरू करेगी, दोनों नदी और साथ ही भारत में समुद्री डॉल्फिन। देखिए ये वो प्रजातियां हैं, समुद्री डॉल्फिन हो गई और ये जो शेर हो गया, एशियाई शेर हो गया, ये विलुप्त होती जा रही हैं, प्रजातियां बहुत ज़्यादा कम होती जा रही हैं। तो इनके संरक्षण के लिए ऐसी जो है वो इनिशिएटिव लाए जाएंगे, ऐसी योजनाएं परियोजनाएं लाई जाएंगी ताकि इनको जो है वो बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके एक टाइप से जो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। तो और देख लीजिए, इस वर्ष में शुरुआत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक जारी किए गए एक रिपोर्ट में कहा गया कि एशियाई शेरों की आबादी में 29% की वृद्धि हुई, जो कि गुजरात के गिर वन में रहते हैं, ठीक है। 2015 में 523 से 2020 में 674 इनकी संख्या हो गई। और भी इनको जो है बचाया जा सके, इसके लिए ये योजनाएं लाई जाएंगी। हाल ही में सरकार ने रक्षा के उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सज्जन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। हमने आपको डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो बनाई थी 3-4 मिनट की, वो पायलट प्रोजेक्ट था एज अ, मतलब देख रहे थे कि कितने लोग जो है वो उस पर आते हैं और जो है वो वीडियोस को देखते हैं। तो इसके लिए हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट जो है वो निकाला था, लेकिन वो मेरे को नहीं लगा कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इसके मुताबिक, क्योंकि ये तो वीकली आती है, तो वीकली आप लोग देख लेते हो, तो इसलिए मैंने 2 ही दिन निकाला उसको। तो उसमें मैंने बताया था कि सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। और ये डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह, और ये कौन है, चीफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ये जनरल विपिन रावत, ठीक है। चलिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्पादन के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन पोर्टल लॉन्च किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सृजन पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित करना है जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात किए जा रहे हैं। इसमें देश के घरेलू और उन विशिष्ट वस्तुओं को अधिक जानने और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। मतलब कुल मिला के आत्मनिर्भरता में इस कदर हम लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह हम लोग जो है अपने देश को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, ठीक है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ समझौता किया है। क्या है भाई ये, तो इसके लिए बारे में जान लीजिए कि ये एक तरह से दिल्ली के गवर्नमेंट ने लोगों को सड़क सुरक्षा से अवेयर करने के लिए इनके साथ पार्टनरशिप की, वो MOU साइन किया है। क्या है भाई इसके अंदर, तो ये भी देख लीजिए। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ब्लूमबर्ग परोपकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU में हस्ताक्षर किए, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या हुआ इसके अंदर, वैश्विक सड़क सुरक्षा के लिए पहल में दुनिया के 30 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली ने भी अपना जो है वो अपने आप को वो रजिस्टर करवाने की कोशिश की है, मतलब रजिस्टर करवाने की कोशिश किया गया, रजिस्टर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस पहल के तहत दिल्ली सरकार सड़क सुरक्षा में दुनिया के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा समर्थित होगी और कर्मचारियों के लिए विभिन्न आवधिक सड़क उपयोगकर्ता व्यवहार सर्वेक्षण और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एक तकनीकी सहायता प्राप्त करेगी, ठीक है। इससे सड़क सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा में थोड़ा अच्छा योगदान हो पाएगा दिल्ली गवर्नमेंट का। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, तो एक सेकेंड, नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर ले तो हाल ही में पृथ्वी पर उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री अमेरिका के डेथ वैली में दर्ज किया गया है। क्या है भाई ये, मतलब अभी तक पृथ्वी का उच्चतम तापमान, एक तरह से आप बोल सकते हो हाईएस्ट हॉटेस्ट वेदर नोट किया गया है। कहाँ पे, अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में डेथ वैली नाम की जगह है, वहाँ पे। अभी ये डेथ वैली कहाँ है, मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया कि ये डेथ वैली कहाँ है, तो आप बताओगे कि ये डेथ वैली है अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट डेंजर जोन को एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है, एक तरह से वहाँ पे रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। क्या है भाई ये, और ये किसने बताया, तो अमेरिकन वेबसाइट नेशनल ओशियन सर्विस ने बताया है कि यह एक हीट डोम है। जब एटमॉस्फेयर द्वारा किसी ओशियन की गर्मी को बंद कर लिया जाता है, मतलब जब जो पर्यावरण होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, तो और किसी एक जो वो समुद्री जगह होती है, ओशियन होता है, महासागर होता है, सागर, तो वहाँ पे अब जब गर्म हवाओं को एक तरह से बंद कर लिया जाता है, बंद क्या कर लिया जाता है, वो नेचुरल होता है, ठीक है। जो बंद कर लिया जाता है तो ये एक तरह का हीट डोम निर्माण करता है। अभी हीट डोम क्या है मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये देखिए हीट डोम, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ फिगर था और यहाँ पे इसको लॉक कर दिया गया है। तो आप ये देख सकते हो, ये सारी चीज़, ये जो एक फैलाव टाइप देख रहे हो, तो ये एक हीट डोम है, इसको हीट डोम बोलते हैं, ठीक है। अभी आप क्या है हीट डोम, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की मृत्यु घाटी पर पृथ्वी पर उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 54.4 सेल्सियस सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। इसकी पुष्टि US नेशनल वेदर सर्विस ने की थी। पृथ्वी पर से मजबूती से दर्ज किया गया उच्चतम तापमान 129.2 फ़ारेनहाइट 54
सेंटीग्रेड था 2013 डेथ वैली में, ठीक है। डेथ वैली पूर्वी कैलिफोर्निया में उत्तर मोजाव रेगिस्तान में ग्रेट बेसिन रेगिस्तान सीमा में एक रेगिस्तान घाटी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसरो ने चंद्रयान-2 द्वारा चंद्रमा पर खोजे गए नए क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई रखा है। क्या है भाई ये नया क्रेटर? देखिए चंद्रयान-2 में आपको पता होगा कि 2-3 चीज़ें भेजी गई थी। पहला क्या है, लैंडर, रोवर और प्रज्ञान रोवर, एक तरह से उतरेगा और फिर उसके बाद भ्रमण करेगा। एक जो वहाँ पे उतरेगा उसके अंदर से निकल के आएगा, जो एक आप बोल सकते हो एक कैमरे का रोबो हो, है ना। तो वो चंद्रयान-2 फेल हो गया था। आपको पता है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, है ना। तो उसका वहाँ पे कुछ गड्ढों को खोजा गया है और गड्ढों का नाम रखा गया है क्रेटर। उन क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। कौन है विक्रम साराभाई? विक्रम साराभाई 12 अगस्त 1919 में विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था और इस बार उनकी जन्म तिथि थी। विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड भी इस बार शुरू किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है टेक्नोलॉजी में पत्रकारिता के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाएगा। अभी विक्रम साराभाई कौन थे आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला भाई, थोड़ा सा आप भी कुछ करो, है ना। तो ये देखिए, ये जो चांद पे गड्ढे खोजे गए हैं, ये आप देख सकते हो गड्ढा, इसको क्रेटर नाम दिया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको क्रेटर का नाम दिया जा रहा है। सॉरी, इस क्रेटर को, ये क्रेटर आप जानते हो कि क्रेटर क्या है ना। क्रेटर जैसे कोई ज्वालामुखी होता है वो फटता है और या वहाँ पे गड्ढा टाइप हो जाता है, या कोई एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर गिरती है और गिर के वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, तो उस गड्ढे को क्रेटर बोला जाता है। अभी ये जो चांद पे गड्ढे पाए गए इनको विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस बार उनकी जन्म तिथि थी, है ना, विक्रम साराभाई की। चलिए और देख लेते हैं अलग से और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की कि चंद्रयान-2 ने टेरेन मैपिंग को कैमरा 2 TMC द्वारा चंद्रमा की छवियों को कैप्चर किया है। मतलब जो रोटेशन हो रही थी उसकी चंद्रयान-2 की, अभी मतलब रोटेट कर रहा है, जो लैंडिंग होनी थी लैंडिंग नहीं हो पाई, लेकिन रोटेशन हो रहा है चांद के चारों तरफ, तो उसने इन छवियों को कैप्चर किया है। इसरो ने डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर एक क्रेटर बनाया है। मतलब एक क्रेटर जो उनको दिखा और उन्होंने इसके ऊपर जो की, तो इन्होंने इसका नाम जो है वो डॉक्टर विक्रम साराभाई क्रेटर रख दिया है, ठीक है। डॉक्टर विक्रम आबालाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला का संस्थापक और एक प्रतिष्ठित भारतीय किरण अंतरिक्ष वैज्ञानिक माना जाता है। साराभाई क्रेटर चंद्रमा के उत्तर पूर्व चतुर्थांश में घोड़ी सेरेनाटिस पर स्थित है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की द्वितीय पुण्यतिथि पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। मतलब ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम पर अटल बिहारी चंबल एक्सप्रेस में भी ऐसा रखा जा सकता है, उनके नाम पर रखने की घोषणा की है। क्या है भाई? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी का होगा। चंबल एक्सप्रेस वे राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में प्रस्तावित 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे राजस्थान के ऐतिहासिक शहर कोटा को इस तरफ उत्तर प्रदेश में चंबल नदी के किनारे इटावा से जोड़ेगा। मैंने आपको पहले भी इस प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। अभी इसका नामकरण हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। चलिए, और इनकी जो है वो डेथ कब हुई थी, तो आपको मैं डेथ बता दूं इनकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो 16 अगस्त 2018 को इनकी डेथ हुई थी। और ये द्वितीय उनकी जो है वो क्या थी, डेथ एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पे ये अनाउंसमेंट जो है वो MP गवर्नमेंट ने की है, ठीक है। और इसका जो है बजट वो एक्सप्रेसवे का कितना रखा गया है, तो 8,250 करोड़। ये मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 8,250 करोड़ इसका जो एक्सप्रेसवे का बजट है। और ये कितना होगा, 404 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से, और आपको चीज़ें जान लीजिए चाहिए, 309 किलोमीटर MP में होगा। ये कहाँ होगा, MP में होगा। कितना, 309 किलोमीटर। 78 किलोमीटर ये राजस्थान से निकलेगा, गुजरेगा, मतलब 78 किलोमीटर राजस्थान के अंदर से गुजरेगा। और यूपी से इसका जो है वो 17 किलोमीटर जो है वो जुड़ा होगा। मतलब 309, 78 और 17, टोटल 404 किलोमीटर का होगा ये एक्सप्रेसवे, ठीक है। चलिए, हाल ही में साहिन शाही कैलेंडर के अनुसार पारसी समुदाय के 9 वर्ष त्यौहार नवरोज मनाया गया है। क्या है भाई ये नवरोज? जैसे हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, हमारे जो हिंदू रिलीजन होता है उसमें
एक तरह से आप जानते हो वहाँ पे चैत्र शुक्ल के टाइम पे हम लोग न्यू ईयर जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि अलग अलग समुदाय अलग अलग जगहों पर किस किस स्टेट में किस किस साल जो है वो किस किस महीने में, सॉरी, साल में किस किस महीने अपना जो है वो नव वर्ष त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पारसी समुदाय है वो नववर्ष कब मनाता है, तो नववर्ष जो मनाता है नवरोज बोलते हैं उसको। ठीक है, और पारसी समुदाय का ये नया साल 16 अगस्त को हर साल इन लोगों नया वर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और हिंदू समुदाय में ये कब मनाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू समुदाय जो है विक्रम संवत के रूप में जो जाना जाता है उसको जो है वो नए साल के रूप में मनाता है। गुड़ी पड़वा, ये गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है, इन कर्नाटक में मनाया जाता है, और इस कर्नाटक में इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नवरेश ये कश्मीर में मनाया जाता है, ये भी चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पे मनाया जाता है। कौन, नवरेश, नवरेश, सॉरी ये मार्कर थोड़ा सा ठीक नहीं काम कर रहा है, मैं कोशिश करता हूँ। नवरेश ये जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कश्मीर के लोग, सॉरी कश्मीर के लोग चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मनाते हैं। और समीबू ये मणिपुर के लोग अप्रैल में मनाते हैं। समीबू ये लोग अप्रैल के महीने में मनाते हैं मणिपुर के लोग, और इसको अपना नया साल जो है वो मानते हैं। चेटी चंड ये सिंधी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, ये भी ये लोग नए मतलब साल के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। कर्नाटक राज्य सरकार ने मैसूर बीदर शहरों के बीच औद्योगिक गलियारा स्थापित करेगी। क्या है भाई ये औद्योगिक गलियारा? औद्योगिक गलियारा एक तरफ से यहाँ पे औद्योगिक गलियारा आप जहाँ भी पढ़ो तो आप ये समझ लो कि ऐसी जगह से ये चीज़ें औद्योगिक गलियारा निकाला जा रहा है जहाँ पे अलग अलग कंपनियों को बुलाया जाएगा कि हाँ आपको हम यहाँ सरकारी ज़मीन सस्ते में देंगे, आप यहाँ काम करो, और यहाँ पे जो है वो हम एक हाईवे टाइप बनाएंगे जो आपको ज़्यादा मार्केट प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। तो किसने कहा है? कर्नाटक राज्य सरकार ने मैसूर बीदर शहरों में के बीच औद्योगिक गलियारा स्थापित करेगी। ठीक है, ये कर्नाटक के CM हैं, आप बताएंगे कौन है कर्नाटक के CM? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब थोड़ी सी और चीज़ें जान लेते हैं इसके बारे में। क्या चीज़ें जाननी है? देखिए उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने घोषणा की कि राज्य सरकार मैसूर और बीदर के बीच एक औद्योगिक गलियारे का निर्माण करना है। यह राज्य में क्या वाणिज्य और उद्योग को विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। परियोजनाओं के से कर्नाटक को अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद 35 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, ऐसा इनका मानना है। कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, आपको पता चल गई। और जान लीजिए क्या हुआ है भाई। यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए क्या हुआ है भाई। देखिए एक सेकेंड, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उद्योगों और शिक्षाविदों में भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने के लिए ये फंड लॉन्च किया है। मतलब भारतीय वैज्ञानिक और जो अलग अलग एजुकेशन फील्ड में से जुड़े हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये योजना आप सोच सकते हो लाई गई है। फंड एंड इनोवेटर्स को कर्नाटक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर्स और महाराष्ट्र में भविष्य की गतिशीलता क्लस्टर से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह पहल UK भारत टेक साझेदारी पर निर्माण करने में मदद करेगी। ठीक है, चलिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ थी उसमें WHO के बारे में बताया था, और आपको ये भी बताया था कि ये चीफ साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और आपको और बताया था कि डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एडोनम है, और उसके बाद में ये हैं कौन है? ये WHO की चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो ये कहाँ से हैं? तमिलनाडु से जुड़ी हैं, और तमिलनाडु सरकार ने इनके उसमें विशेष पुरस्कार से इनको सम्मानित करने का फैसला लिया है। और किस लिए? क्योंकि ये तमिलनाडु से रिलेट करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। IIT खड़गपुर ने शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने के लिए दीक्षक पोर्टल जो है प्लेटफॉर्म जो है विकसित किया है। इसमें क्या होगा कि देखिए ऑनलाइन ये टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ही लैपटॉप या अपने ही PC में जो है वो पढ़ पा रहे हैं आराम से। तो IIT खड़गपुर, अगर आपसे पूछा जाए कि दीक्षक पोर्टल किसने लॉन्च किया तो IIT खड़गपुर ने। और इसके बारे में थोड़ी चीज़ें जान लीजिए कि दीक्षक पोर्टल एक सकल मंच है जहां शिक्षक स्क्रीन पर शिक्षण सामग्री के साथ ध्यान केंद्रित करके जबकि लाइव चैट बॉक्स पर प्रश्नों को देखने में सक्षम होंगे, जहां प्रत्येक छात्र को अपने प्रश्नों को भेज सकता है। छात्रों के पास
एक संदेह बॉक्स तक पहुंच सकता है जहां वे अपने हाथ बढ़ाने पर क्लिक कर सकते हैं। मतलब जैसे आप क्लास में बैठते थे, है ना, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो आपको क्या करना है कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हाथ ऊपर कर देते थे। तो इसमें भी ये ऐड किया गया है फीचर कि जैसे आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप चैट बॉक्स में पहले तो डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको और किसी चीज़ में डाउट है तो आप हाथ ऊपर उठाइए और वहाँ पे टीचर जो है आसानी से देख लेगा कि हाँ आपका एक डाउट है और आपको वो डाउट जो है वो क्लियर करवा के देगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ निकालेगी। दीक्षक एक कम बैंड वेल्थ वाला वेब आधारित सॉफ्टवेयर है और इसे किसी भी कंप्यूटर यहाँ तक कि किसी सेलफोन का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है। मतलब पीसी के अलावा ये सेलफोन पर भी काम करेगा और मंच पर शिक्षक छात्रों की उपस्थिति भी दर्ज कर सकते हैं। ये भी जो है वो मतलब अटेंडेंस भी वहाँ लगाई जा सकती है। अच्छी चीज़ें हैं। और हाल ही में बौने ग्रह सीरस को वैज्ञानिकों द्वारा महासागर की दुनिया का दर्जा दिया गया है। भाई बौना ग्रह क्या है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। चलिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा है कि एक तरह से कई जैसे हमारे जो है वो प्लैनेट में कितने ग्रह होते हैं और कितने उपग्रह होते हैं, है ना, ये आपको पता होगा कितने ग्रह होते हैं सोलर सिस्टम में, ही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैं आपको बौने ग्रह के बारे में बता दे रहा हूँ। क्या है भाई, सौर मंडल में 5 बौने ग्रह हैं। वे प्लूटो, एरिस, ह्यूमिया, मोकोमेक और सेरस हैं। कितने हैं? इतने हैं। नासा के शोधकर्ताओं ने अब पता लगाया है कि सेरेस एक महासागर दुनिया है, मतलब एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसको बौने ग्रह का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, बौने ग्रह में और प्लैनेट में अंतर क्या होता है? नॉर्मल ग्रह और बौने ग्रह में अंतर क्या होता है? देखिए, बौने ग्रह में ये एक चीज़ होती है कि उसका पहला पॉइंट ये होता है, ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। ठीक है, प्लैनेट ग्रह जितने भी होते हैं वो एक टाइप से आप बोल सकते हैं सूर्य की परिक्रमा नहीं लगाते। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि यह खुद चंद्रमा ना हो। मतलब क्या हो कि मतलब जो सूर्य के चक्कर ना लगाएं, किसी अन्य ग्रह के चक्कर लगाएं, है ना, और लगाएं ना कि किसी सूर्य के चक्कर लगाएं ना कि किसी अन्य ग्रह की। यह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं जो बौने ग्रह होते हैं, और ये सूर्य की सिर्फ परिक्रमा लगाते हैं, किसी अन्य ग्रह की नहीं लगाते, है ना। और इसके पड़ोसी नहीं हो, मतलब इसका कोई पड़ोसी ना हो। जैसे प्लूटो हो गया, प्लूटो क्या है? प्लूटो के आसपास कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है। अब प्लूटो एक दबा है, अगर आप सोलर सिस्टम में देखोगे तो प्लूटो आपको बहुत छोटा दिखाएगा, मतलब इतना हाईलाइट नहीं दिखाई देगा। तो क्या है कि प्लूटो जो है वो एक अब समझ लीजिए कि छोटा सा है। तो इसको इस बौने ग्रह की, आपको पता होगा कि प्लूटो को सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया था इसीलिए कि वो किसी अन्य जो है वो पड़ोसी के संपर्क में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और जो वजन के कारण राउंड हो जाए, मतलब जो वजन हो उसके हिसाब से वो घूम जाए इस तरह से। और बौने ग्रह पूरी तरह से गोलाकार नहीं होते। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो बौने ग्रह को प्रदर्शित करने में हेल्प करती है। मतलब एक तरह से बोलती हैं कि हाँ ये बौने ग्रह हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको पता होगा कि मैंने बताया कि अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल में कितने बौने ग्रह हैं तो आप बताओगे 5। प्लूटो, एरिस, ह्यूमिया, माकेमैक और सेरेस। और इसमें एक और भी जोड़ा जा रहा है, और इसको हाइजिया, क्या नाम है इसका? हाइजिया, एक सेकेंड, हाइजिया, ये एक सॉरी 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 एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, सॉरी फॉर जो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। तो हाइजिया, क्या मैंने बताया? हाइजिया, ये भी बौने ग्रह की श्रेणी में अभी आने वाला है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है इसकी, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे मणिपुर ने इजई नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पियर ब्रिज का निर्माण करेगी। मतलब भारतीय रेलवे मणिपुर, ऐसे भारत में अलग अलग जोन्स हैं और उन्होंने कई जगह कई तरह के ब्रिज का निर्माण किया है, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी है कि कौन कौन से ऐसे ब्रिज हैं जो पूछ सकता है आपसे। और आज ये एक और निकल के आया है। क्या है भाई इसमें कि रेलवे ने विश्व का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज मणिपुर में इजाई नदी पर बनाया है। ठीक है, और इसकी खासियत क्या होगी? खासियत के बारे में जान लीजिए। 141 मीटर ऊंचा होगा। ये क्या होगा? 141 मीटर ऊंचा होगा। 139 मीटर एक इन्होंने जो एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड दर्ज है 139 मीटर लंबा होने का। किसका? यूरोप का रिकॉर्ड दर्ज है। मेल रिजिया विद्युत एक मॉन्टेगैरो में एक ब्रिज है, उसका एक हिसाब से ये जो है वो रिकॉर्ड दर्ज है। तो इसको 139 वाले को रिकॉर्ड को जो है वो ये तोड़ देगा, इसका रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए 703 मीटर ये लंबा होगा और खंभों में खड़ा होगा। आप देख सकते हो ये खंभे हैं इस तरह के, ये खंभे में खड़ा है। ठीक है, तो ये अगर आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवे ने विश्व का वो सबसे ऊंचा पियर ब्रिज कहाँ बनाया है तो मणिपुर में बनाया है। किस ब्रिज के, किस नदी के ऊपर बनाया है? तो इजई नदी के ऊपर बनाया है। ठीक है, चलिए
और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए क्या है भाई कि इसका निर्माण नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन द्वारा किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि निर्माण कौन करेगा, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इसका निर्माण करेगी। 280 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मणिपुर में इजाई नदी पर पुल की ऊंचाई 141 मीटर होगी। पूरा होने के बाद ये माला की 139 मीटर के मौजूदा उस ऊंचाई रिकॉर्ड को पार कर जाएगा। यूरोप में मेंटीनेग्रो रिजेका वियाडक्ट नाम का जो है एक जगह है, वहाँ पर ये पुल है, मतलब उसके रिकॉर्ड को तोड़ देगा। नागालैंड राज्य की सरकार के ने स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन को लॉन्च किया। क्या है भाई येलो चेन, इसके बारे में आपको शायद बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया तो एक बार फिर से जान लीजिए क्या है भाई ये। नागालैंड के मुख्यमंत्री निफ्यू रियो ने सचिवालय प्लाजा कोहिमा के में भारत के स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तर के उत्सव में दौरान येलो चेन का एक ई कॉमर्स मंच लॉन्च किया है। केंद्रीयकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। और क्या है भाई, येलो चेन के निवेश और विकास प्राधिकरण नागालैंड द्वारा विकसित किया जा रहा है ताकि स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। क्या है भाई, जैसे आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे येलो चेन नाम का एक जो प्लेटफॉर्म वो लॉन्च किया जाएगा ई कॉमर्स, और यहाँ के जो सेलर होंगे वो इस पे आके जो है वो काम करेंगे और जो लोगों को अलग अलग जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट जो है न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आईआईटी मद्रास हाल ही में जारी की गई अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर रही, यानी ARIIA 2020 रैंकिंग में कौन रहा भाई, आईआईटी मद्रास जो है वो सबके टॉप पर रही। क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनोवेटिव अचीवमेंट 2020 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई। क्या है भाई, इसमें रैंकिंग की घोषणा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक वित्त पोषित और निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में 5 संस्थानों में शीर्ष 10 संस्थानों की घोषणा की, और टॉप किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। ठीक, चलिए हाल ही में आदिवासी मंत्रालय के जनजातियों अच्छे स्वास्थ्य और पोषण के लिए स्वास्थ्य पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। क्या है भाई स्वास्थ्य पोर्टल, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। स्वास्थ्य पोर्टल जनजाति मामलों के मंत्रालय ने स्वास्थ्य नाम का जनजाति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या होगा भाई, इसके अंदर ये होगा कि इसके अलावा मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर अलेख ई न्यूज़ लेटर शुरू किया है। पोर्टल अपनी तरह का पहला है। यह भारत में जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण में संबंधित जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार ने देश में आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अन्य पहल शुरू की है। ठीक, चलो तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने छात्रों की सामुदायिक शिक्षा के लिए पढ़ई तुहार पारा योजना शुरू की है। क्या है भाई ये पढ़ई तुहार पारा योजना, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये कौन है भाई, पहले तो ये बताइए आप हमको कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कौन है छत्तीसगढ़ के, मैं बता दूं, चलो ये है सीएम भूपेश बघेल। कौन सी सरकार यहाँ पे है, मतलब कौन से यहाँ पे क्या भाजपा की है, कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार की ये यहाँ पे सीएम है भूपेश बघेल। ठीक, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी इसी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है भाई पढ़ाई तुहार पारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूली छात्रों को अपने संबंधित इलाकों से सीखने में सक्षम बनाने के पढ़ाई तुहार पारा योजना की शुरू की, क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कक्षाएं निलंबित हो रही हैं। ब्लूटूथ आधारित कार्यक्रम बुल्टू के बोल, मतलब ये कार्यक्रम का मैं बुल्टू के बोल प्रधानमंत्री जल स्वास्थ्य योजना, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना की भी शुरू की जाएगी, और राज्य में कई नियुक्ति और पदोन्नति के लिए समितियों का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है कि पढ़ाई तुहार पारा कहाँ की है, छत्तीसगढ़ की है। बुल्टू के बोल ये कहाँ की योजना है, तो ये भी छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री जल स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़, राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर योजना, ये सारी चीज़ें जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर शुरू की जाने वाली है। केंद्र सरकार ने एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के संयुक्त सामान्य पात्रता परीक्षा करवाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की गठन की मंजूरी दी है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूँ। मैंने आपको वहाँ पे पूरा जो है वो क्लियर बताया। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पे कि एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस के जो भी
एग्ज़ाम होते थे। अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एक ही एजेंसी जो है वो इनके एग्ज़ाम जो है वो जो है वो करवाएगी। क्या होगा इसमें से आपकी जो है फ़ीस, जो एक्स्ट्रा फ़ीस पड़ती थी उससे आप बच जाओगे। आपका जो किराया पड़ता था इधर उधर जाने में वो उससे भी बच जाओगे। सिलेबस तीनों का सेम है। इसमें क्या किया गया है कि भाई जो ग्रुप बी और सी के पदों की भर्ती होती है वो एनआरए करवाएगी। और एक स्कोर सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि साल में 2 बार करवाएगी। कितने बार करवाएगी एनआरए? 2 बार करवाएगी साल में। और क्या होगा भाई, साल में 2 बार करवाएगी। आपका एक और वैलिड कितने साल के लिए होगा? 3 साल के लिए। क्या वैलिड होगा? आपका स्कोर कार्ड। मतलब जैसे आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपके 100 में से 60 नंबर आए, ठीक, तो वो 60 नंबर आपके 3 साल के लिए वैलिड होंगे। वो एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा आपको। और आप ये रेलवे, आईबीपीएस और एसएससी की कोई भी वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें वो स्कोर कार्ड दिखा के एंटर हो सकते हो। और आपको अगर आपसे नौकरी, मतलब आपकी नौकरी के चांसेस होंगे उसमें आपकी परसेंटेज के हिसाब से, स्कोर कार्ड के जो नंबर है उसके हिसाब से, तो आप उसमें इनरोलमेंट कर सकते हो। आपको वहाँ पे नौकरी की जो है वो अलग अलग जो है वो, अगर अब इन्होंने ये भी बोला है कि एनआरए जो एग्ज़ाम करवाएगी उसके अलावा अगर एसएससी मतलब एक स्कोर कार्ड दिलवा देगी तीनों एग्जाम्स के लिए, उसके अलावा जब जैसे होता नहीं है रेलवे कराती है टायर 2, एसएससी करवाती है सीएचएसएल टायर 2, टायर 3, सीपीओ टायर 2, टायर 3, है ना। तो अगर इस तरह की अलग जो है वो एक एग्जाम करवा देंगे, आप एनरोलमेंट हो गए, ठीक है। अगर और वो दूसरे टायर का एग्जाम लेना चाहती है, दूसरे पड़ाव का एग्जाम लेना चाहती है तो वो ले सकती हैं इस तरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉन्च हुई हैं। आपको डीप में वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी नौकरियों में केवल राज्य के निवासियों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। ये देख लीजिए। और इससे रिलेटेड 2-3 खबरें इन्होंने क्या किया है कि भाई केवल मध्य प्रदेश के राज्य में रहने वालों के लोगों को ही मध्य प्रदेश जो है वो नौकरी देगा। अदर जो राज्य हैं उनको नौकरी नहीं दी जाएगी मध्य प्रदेश की तरफ से। और जो योजना है, अभी इन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है, मे बी शायद वो मैंने स्लाइड नीचे ऐड की हुई है, ठीक है, आएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। उन्होंने क्या है कि सेट के मतलब पहला ये राज्य इन्होंने जिसने अनाउंसमेंट की है कि जो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये एनआरए करवाएगी, उसमें जो पास आउट होगा तो उसके अंदर भी मध्य प्रदेश सरकार उनको नौकरी देगी इसी बिना पे, ठीक है, कि आपने सीईटी पास किया है इस टाइप से, ठीक है। चलिए, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड के लिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा। भाई भारत कहाँ पे है ये भी बताएंगे। मतलब इंटरनेट स्पीड के मामले में क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में 20 में डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर रहा, ये भी जान लेते हैं। हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ DQL इंडेक्स 2020 में ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्क ने जारी किया है। किसने जारी किया है ये आप मतलब अगर आपसे पूछता है तो आप बता दोगे कि ये एजेंसी इसने लॉन्च किया है। इसके अनुसार भारत इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में दुनिया में सबसे निचले पायदान पर है। ओह, मतलब इतना जो है वो करने के बाद भी भारत जो है वो निचले पायदान पे है। अभी मैं आपको भारत की रैंकिंग में बताऊंगा। ये 85 देशों में डिजिटल जनसंख्या का 81% डिजिटल भलाई की गुणवत्ता पर जो है वो वैश्विक शोध है। उच्चतम DQL वाले 10 देशों में 7 यूरोप में है, जिनमें डेनमार्क 85 देशों के बीच में अग्रणी है। मतलब डेनमार्क जो है टॉप किया है। भारत की रैंक क्या है भाई आपको ऐसी बात है आपको जाननी है तो इंडिया की रैंक जो है वो 57 है। इसमें 57 इंडिया की रैंक है, ठीक है। और टॉपर कौन है? डेनमार्क है। सेकंड में कौन है? स्वीडन है। सेकंड टॉपर कौन है? स्वीडन है। और थर्ड टॉपर कौन है? कनाडा है। थर्ड टॉपर कौन है? कनाडा है, ठीक है। चलिए, और हाँ इंडिया की रैंकिंग इसमें आई है भाई, और अच्छी आई है कि एक इन्होंने पूछा है कि इन्होंने इस एजेंसी ने ये भी निकाला है कि मोस्ट अफोर्डेबल प्लान कौन कम ज़्यादा अच्छे प्लान दे रहा है इंटरनेट में। तो इंटरनेट में भारत टॉप 10 के अंदर आ गया है। भारत की रैंक है 19, एक सेकेंड, भारत की रैंक है 9 रैंक है, 9वीं रैंक है भारत की। किसमें? अच्छे प्लान देने में, मोस्ट अफोर्डेबल प्लान देने में भारत की 9वीं रैंक है। और अगर आपसे पूछता है कि DQL यानी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है तो 57वीं रैंक है, ठीक है। हाल ही में IPS राकेश अस्थाना को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देख लीजिए भाई, डायरेक्टर जनरल BSF, न्यू डायरेक्टर जनरल एज अपॉइंटेड राकेश अस्थाना जी को अपॉइंट किया गया है कि डायरेक्टर जनरल हैं ये। मतलब अब डायरेक्टर जनरल बोले जाएंगे राकेश अस्थाना जी। और ये IPS गुजरात कैडर के IPS हैं, ठीक है। चलिए, और भी इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति
एसीसी के 1984 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश सिन्हा को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीजी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नवंबर 2018 में अस्थाना ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी बीसीएएस में महानिदेशक के रूप में सेवारत थे। मतलब पहले बीसीएएस के अंदर थे और इन्होंने 2018 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में काम किया है। ठीक है, चलिए ये आ गया भाई। ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में चुना गया। पहले कौन था? वीवो आईपीएल, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। लेकिन चाइना, बाइकॉट चाइना, और हम लोगों ने इतना दबाव डाला कि इन्होंने जो टाइटल स्पॉन्सर चेंज कर दिया। लेकिन ड्रीम 11 में भी पार्टनरशिप है। कौन? चाइनीज़ कंपनी। तो ये जो है वो गलत हुआ है ठीक है। और चीज़ें जान लीजिए कि ड्रीम 11 जो है वो भी चाइनीज़ जो है वो चाइना का इसको फंड मिला है और बहुत ज़्यादा चाइनीज़ कंपनी का। तो ये चाइनीज़ फंडिंग इसको प्रोवाइड है ड्रीम 11 को, और ये टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। मतलब कुल मिला के जो है वो चाइना के अंदर पैसा जाना ही जाना है इंडिया को। अभी आत्मनिर्भर बनने में बहुत जो है वो कोशिश, बहुत प्रयास करने होंगे अलग अलग। अच्छा, कितने साल के लिए इनका टाइप हुआ है? 222 करोड़ में 3 साल के लिए। 222 करोड़ में 3 साल के लिए इन्होंने जो है वो टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 को दे दिया है। ड्रीम 11 क्या है आपको पता ही होगा, ये एक ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें आप अपनी टीम जो है वो बना के खेल सकते हो। जैसे आईपीएल होता है तो उसमें आप अपनी अपनी टीम बना के स्कोर कर सकते हो। उसमें बेटिंग लगती है, काफ़ी पैसा ऐसा लगता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, और इसके अलावा और बहुत सारे लोगों ने बिडिंग की थी, मतलब बहुत सारे लोगों ने बोली लगाई थी, जिसके अंदर अन अकेडमी ने 117 करोड़ की बिड लगाई थी, जिसमें उसको सक्सेसफुल मतलब सफलता हासिल नहीं हुई और ये बिडिंग इसको मिल गई। इन्होंने 222 करोड़ में 3 साल के लिए बिड लगाई थी। ठीक है, चलिए। हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्या है भाई ये? पहले ये कहाँ के थे? गोवा के पहले, हाँ शुरू से बताते हैं आपको। पहले कहाँ के थे ये? जम्मू एंड कश्मीर के, जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल थे। फिर उसके बाद कहाँ के राज्यपाल बने? गोवा के राज्यपाल बने। और अब कहाँ के राज्यपाल बन गए? मेघालय के राज्यपाल बन गए। ठीक है, चलिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, गोवा के राज्यपाल बने और मेघालय के राज्यपाल अब बन गए कौन? सत्यपाल मलिक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यपाल मलिक हाल ही में कहाँ के राज्यपाल हैं या राज्यपाल बने हैं? तो आप बोलोगे मेघालय के। ठीक है, चलिए। और अभी गोवा का कार्यभार किसने संभाला है? तो जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने गोवा के राज्यपाल के रूप में जो कार्यभार अभी प्रस्तावित कार्यभार संभाला है। ठीक है, जैसे एमपी में उन्होंने संभाला आनंदीबेन पटेल ने, जो यूपी की राज्यपाल है ना, उसी तरह इन्होंने यह संभाला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। क्या है भाई ये? इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपको बनारस में प्लेटफॉर्म सर्च, मतलब जो रेलवे स्टेशन सर्च करना, तो ये मुंडवाडीह नाम का प्लेटफॉर्म था। ठीक है ना, अभी आप बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से सर्च करोगे तो ये मुंडवाडीह वाला बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से आएगा। मतलब इसका नाम चेंज कर दिया है। किसने चेंज किया है? हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने, है ना। चलिए, और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रूप में जंक्शन का नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया है। राज्य के अनुरोध को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है। यूपी सरकार ने बनारस के रेलवे स्टेशन के वाराणसी जिले में पड़ने वाले रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध किया है। मतलब और भी चीज़ों का नाम बदला जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर चौथी बार लगातार शीर्ष पर रहा। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 रिपोर्ट है उसमें टॉप कौन था, तो टॉप इस बार भी इंदौर ने किया है। लगातार 4 साल से ये टॉप कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2036 तक महिला प्रधान होगी। क्या है भाई ये महिला प्रधान वाला? मतलब 2036 तक। जैसे अभी क्या है कि जैसे हम लोग काउंट करते हो तो काउंट कैसे करते हैं? 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं हैं अभी। और इन्होंने किसने बताया राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने कि 2036 तक 1000 पुरुषों के बीच में 957 कितना? 957 आउट ऑफ 1000, मतलब 1000 पुरुषों में 957 महिलाएं होंगी। मतलब ये एक जो है काउंट करने की एक वो होती है, मतलब इसी तरह से काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये इनकी रिपोर्ट है। जिस तरह से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं और कई तरह के अभियान चला रहे हैं, लेकिन
आप देख ही रहे होंगे इस टाइप से कितनी जो है वो अलग अलग तरह की खबरें आ रही, तो उन खबरों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, है ना। और हमको जो है वो थोड़ा सी सावधानी बरतनी चाहिए और महिलाओं को थोड़ा सम्मान देना चाहिए। तो आप ये देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आप एक जागरूक है ना, जागरूक सिटीजन्स हो, है ना। तो आपको जो है वो महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, ठीक है। चलिए और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग ने 2011-36 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। आयोग की स्थापना स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई रिपोर्ट में कहा गया कि देश का लिंगानुपात 943 जो 2011 की जनगणना थी, तो 1000 पुरुषों में 943 से बढ़कर 957 2036 तक हो जाएगी। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं की संख्या का है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2011 के संदर्भ में 2036 तक 1.5 बिलियन तक पहुँच गई, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने जयपुर, गुवाहाटी व तिरुवनंतपुरम अब हवाई अड्डों को अदानी समूह को लीज पर देने की मंजूरी दी है, मतलब मंजूरी मिल गई है। अडानी ग्रुप है, ठीक है। अडानी ग्रुप को आप अगर नहीं जानते हो तो आपके जो घर पे वो फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल आता है या फॉर्च्यून का कोई भी प्रोडक्ट आता है तो ये अडानी ग्रुप्स वालों का ही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी की 3 हवाई अड्डों को पुनर्विकास की मंजूरी दे दी। मतलब एक तरह से उनको दे दिया गया। जैसे लाल किले को मैंने बताया था, लाल किले को किस ग्रुप ने जो है वो 3 साल या 5 साल के लिए किस ग्रुप ने को प्रोवाइड करवाया गया है लाल किला की देखभाल करने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लाल किला को किस ग्रुप को दिया गया है। उसी तरह से 3 हवाई अड्डों को अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। और क्या है भाई, परियोजनाओं का विकास अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा किया जाना है। मतलब इनका जो विकास है, मतलब कैसे रीडेवलपमेंट किया जाएगा, किस तरह से हवाई अड्डों को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब अडानी ग्रुप देखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुनर्विकास परियोजनाओं को संभालने के लिए 1070 करोड़ रुपये प्रदान करने की मंजूरी दी है। विकसित किए जा रहे 3 हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी में संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए पट्टे पर दिया जाना है, ठीक है। यानी लीज पर दिया जाना है अडानी ग्रुप को 3 साल के लिए, ठीक है। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रिया की संसद ने संसद के सदस्य अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन आयोजित किया था, 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। कब हुआ था ये? वर्चुअल मीटिंग हुई थी 19 और 20 अगस्त 2020 को। वर्चुअल मीटिंग मीन्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग आप एक तरह से बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष हमारे कौन है? ओम बिरला जी हैं। कहाँ से ये वो हैं? तो आप देख सकते हो ये हैं हमारे राजस्थान के कोटा से सांसद हैं और ये लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं ओम बिरला जी। ये यहाँ पे शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के संकट के कारण 41 लाख भारतीय युवाओं की नौकरी गई है। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि कोविड-19 के संकट के कारण 41 लाख भारतीय जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, इनके पास जो है वो जॉब नहीं रही है। और भी चीज़ें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई विकास देश बैंक ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में युवा रोजगार संकट से निपटने का पर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोविड-19 संकट के कारण लगभग 41 लाख भारतीय युवाओं को नौकरी से हाथ धो पड़ना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट कहती है कि नौकरी के नुकसान का प्रमुख प्रतिशत खेत और निर्माण क्षेत्र में संबद्ध श्रमिकों द्वारा सामना किया जाना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है अपनी नौकरी खो चुके हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 13 देशों में। तो ये बहुत बुरी खबर है। देख सकते हो आप, अलग अलग तरह के इनिशिएटिव सरकार जो है वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रही है जिसके अंदर इनको कवर किया जा सके और इनको अनएम्प्लॉयमेंट से जो है वो बचाया जा सके। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, गूगल ने भी कुछ ऐसा ही किया है, मतलब जिससे अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी सी तो दूर हो पाएगी मे बी, है ना। क्या है नेक्स्ट भाई? हाल ही में विश्व मानवता दिवस 2020 पर कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए रियल लाइफ हीरोज़ अभियान शुरू किया गया है। क्या है भाई ये रियल लाइफ हीरोज़? तो इसके लिए आप ये देखिए कि सॉरी एक सेकेंड, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त 2003 को बगदाद इराक में कैनाल होटल पर बम हमले की याद में नामित किया जाता है। मतलब ये जो बम हमला हुआ था 2003 में, इसके लिए ये मनाया जाता है, मतलब विश्व मानवता दिवस, जिसमें से 22 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और 2009 में राष्ट्रीय महासभा ने इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया था, तो तब से ये विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 19 अगस्त विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 11वां विश्व मानवता दिवस था, जिसमें रियल लाइफ हीरोज अभियान संघर्ष, असुरक्षा, पहुँच की कमी और कोविड-19 महामारी से जुड़े जोखिमों के बावजूद जीवन को बचाने और बचाने के लिए जारी रखने के लिए मानवीय अभियान चलाती है।
है ना। तो इस तरह से इसको इस बार जो है वो रियल हीरोज़ को जो है वो इस बार इसमें रखा गया था। ठीक है, ये 11वां विश्व मानवता दिवस था। पहला कब बनाया गया था? 2003 में। ये 11वां था। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए, हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए सप्लाई चेन रिलायंस इनिशिएटिव शुरू किया गया है। कौन है भाई, मतलब क्या है ये? तो एक तरह से आप ये जान लीजिए कि मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। देखिए, एक तरह से अभी आप देख रहे हो बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और भी जो देश हैं उन्होंने मिलके ये सारी चीज़ें सोची हैं। जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके क्या चीज़ें सोची हैं कि चीन का मुकाबला करना है भाई हमको, कुछ भी करके। चाइना से आ रही है जो सस्ती चीज़ों का है वो इंडियन वर्जन बनाकर लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज एक प्रोडक्शन करके इनको अलग अलग देशों में सप्लाई करना है, जिससे चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट हो सके अलग अलग देशों में। ठीक है, तो ये आप एक तरह से सोच सकते हैं, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड, ये जो है वो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया था कि सरकार जो है वो क्या करेगी, इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी कि मेक इन इंडिया यानी में इंडिया में बनाया जाए, और मेक फॉर वर्ल्ड यानी देशों के लिए बनाया जाए, संसार के लिए बनाया जाए। इस इनिशिएटिव के तहत अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं, अलग अलग जो उत्पाद हैं, उनका इंडिया में ही निर्माण किया जाएगा, बिना चाइनीज़ जो हेल्प के और बिना चाइनीज़ प्रोडक्ट के यूज़ के, और उसको अलग अलग देशों में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई थी, जिसके अंदर इस सप्लाई चेन रिलायंस इनिशिएटिव को रखा गया। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहले जापान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस पहल का उद्देश्य चीन में निर्भरता को कम करना है, जापान को भारत और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ना है। यह उन कंपनियों के लिए एक सीधी प्रतिक्रिया है जो चीनी राजनीतिक व्यवहार और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बारे में चिंतित हैं। और क्या चीज़ें हैं? जापान ने पहल के बारे में पहले ही भारत सरकार से संपर्क किया था। मतलब भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलके ऐसा कुछ करने वाले हैं, धमाकेदार, बढ़िया है, करो। ये चाइनीज़ों को ऐसे ही बाइकआउट करो, क्योंकि इन्होंने ऐसा जो है वो आतंक मचा के रखा हुआ है पूरे भारत में, आप देख सकते हो। चलिए, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा जो है वो चीज़ों को पढ़ना है। सॉरी, मैं इन सब चीज़ों को बीच में थोड़ा सा पर्सनल हो गया है ना। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, हम इंडियंस हैं, ऐसी चीज़ें हमसे होती रहती हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ निकल के आई, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 76वें जन्मदिवस पर सद्भावना दिवस मनाया गया था। मतलब सॉरी, मनाया गया, क्या मनाया गया? सद्भावना दिवस। और क्या है भाई, और जान लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 2020 को 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जिसे सांप्रदायिक सद्भाव दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 20 अगस्त 2020 को राजीव गांधी की 76वीं जयंती थी। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1940 को बॉम्बे में राजीव रत्न गांधी के रूप में हुआ था। वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे थे। ठीक है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 20 अगस्त को। प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए भारत में कोरमो ऐप लॉन्च किया है। मतलब अभी तक ये अलग अलग देशों में, इंडोनेशिया और भी एक दो देशों में था, ठीक है, और अभी इसको भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ये क्या होगा? कोरमो ऐप में जैसे ही आप अपनी एंट्री करवाओगे, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो आपके जो फील्ड होगी, जिसमें आपकी स्किल होगी, उसके हिसाब से ये अलग अलग जो है वो एरिया में आपको नौकरी दिलवाने की कोशिश करें। मतलब आपको अपडेट करता रहेगा कि यहाँ पे नौकरी है, आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपके टाइप की नौकरी है, आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, और चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये देखिए, नई न्यूज़ जो है वो निकल के आई है। क्या है भाई? मध्य प्रदेश सरकार ने सामान्य पात्रता सीईटी में उम्मीदवारों को प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य सरकार में नौकरी देने की घोषणा की। मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसमें मध्य प्रदेश में दो चीज़ें क्लियर करेंगी। एमपी ने बोला है कि भाई हम क्या करेंगे कि हम अपने ही राज्य के लोगों को नौकरी देंगे, अदर राज्य के लोगों को नौकरी नहीं देंगे अपने राज्य में। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ही नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी वाली अप्रूवल की घोषणा हुई, तो इन्होंने तुरंत बोल दिया कि हाँ, जैसे ही जो बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उसका स्कोर कार्ड बनेगा, तो उस स्कोर कार्ड के उस पे तर्ज पे हम अपने यहाँ पे नौकरी देंगे। तो इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की है, कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव हो गए ये लोग, है ना। चलिए, और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। आइनॉक्स टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक साझेदार कंपनी बनी। मतलब आइनॉक्स, जिसमें जो आप अभी सिनेमा वगैरह देखते नहीं थे, आइनॉक्स, है ना। तो अब इन्होंने क्या किया है कि इंडिया ओलंपिक के मतलब में प्रायोजक साझेदार कंपनी ये जुड़ जाएंगी। क्या होगा भाई? भारत में ओलंपिक आंदोलन के शासी निकाय
भारतीय ओलंपिक संघ IOA और आइनॉक्स समूह ने टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया का समर्थन करने के लिए साथ में हस्ताक्षर किए। मतलब 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक इसे आयोजित किया जाना गया था। ठीक है, साझेदारी समझौता समूह के मनोरंजन कंपनी आइनॉक्स लीजर लिमिटेड के माध्यम से टीम इंडिया के प्रचार को और अधिक समर्थन देगा। ठीक है, चलिए। राजस्थान में शुरू हुई 8 रुपये की पौष्टिक आहार की इंदिरा रसोई योजना, और अभी तक ये जो बीजेपी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तो इन्होंने अन्नपूर्णा योजना के नाम से इसी तरह की सेम योजना थी उनकी, जिसमें लोगों को मतलब कम दामों पे खाना, अच्छा से अच्छा पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने की कोशिश की गई थी। और इसी तरह की योजना जो है वो राजस्थान में भूपेश बघेल, ये कौन है, राजस्थान CM है भूपेश बघेल, इन्होंने जो है वो इंदिरा रसोई योजना की जो है वो लॉन्चिंग कर दी है। और कोई भूखा नहीं सोए संकल्प के साकार करने की जो है वो दिशा दी गई है। इसमें क्या होगा कि भाई, इसमें होगा कि 8 बार ये टोटल 20 रुपये का खाना होगा, जिसमें 12 रुपये केंद्र सरकार देगी, 12 रुपये राज्य सरकार देगी, और 8 रुपये जो है वो लोगों से लिया जाएगा। और अलग अलग कई जैसे गरीब जगह, मतलब गरीब जगह तो नहीं बोलना चाहिए था, हाँ, जहाँ कम विकसित जगह है, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है ऐसी चीज़ों की, तो वहाँ पे ये जो है वो लॉन्च की जाएगी। ठीक है, चलिए। राजस्थान में 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया गया था, यानी विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया था। और 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया था इस बार, यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, उन फ्रेंड्स के साथ जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इन सब चीज़ों की। वीडियो ये वाली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली करंट अफेयर्स की जो है वहाँ पे आप देख सकते हो, डेली करंट अफेयर्स वहाँ पे मिलता रहता है। और भी अलग अलग तरह की हम वीडियोज़ कह रहा हूँ कि आपको मैगजीन्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आप चैनल को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, स्पेशल टॉपिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।